दोस्तों, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक AK-47 या तमंचे की खूब बातें होती हैं। चाहे गैंग ऑफ वसेपुर की बात हो या OTT पर चल रही सबसे फेमस सीरीज मिर्जापुर। तमंचे पर डिस्को गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जहाँ पर तमंचे बनते हैं वहाँ की मिट्टी भी बारूद उगलती है। अगर यहाँ बच्चे रेत फेंक कर मार दें तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने बम फेंक दिया हो। यहाँ ज्यादातर लोगों को तो हथियार बनाने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है, और इस काम को वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के तौर पर आगे बढ़ा भी रहे हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है भैया जहाँ हथियार खुलेआम बनते हैं। बताएंगे, लेकिन अब तमंचे की बात चल ही रही है तो हम पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, तमंचा यानी इलीगल रूप से यूज की जाने वाली भारत की देसी पिस्तौल। यूपी, बिहार, बंगाल के इलाके में इसे कट्टा भी कहते हैं। ये ऐसी हैंडगन होती है जिन्हें बंदूक के मुकाबले कहीं लाना या ले जाना बहुत आसान है। कम कीमत में मिल जाती है, ना लाइसेंस की जरूरत, ना किसी कागजी कार्रवाई की। पुलिस लाइसेंस से पिस्तौल का तो पता लगा सकती है, लेकिन शॉर्ट रेंज वाले तमंचे को ट्रेस करना मुश्किल होता है। तमंचे का जलवा तो तभी शुरू हो गया था जब बॉलीवुड की फिल्मों में क्राइम अंगड़ाई ले रहा था। अब 1935 में एक फिल्म आई थी, तूफानी तमंचा। हालांकि इस फिल्म में गोलियां नहीं चली थी, लेकिन फिल्म का नाम ही काफी था दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए। माना जाता है कि मेरठ से बरेली और रामपुर के बीच लोहारों ने तमंचे बनाने शुरू कर दिए थे, और जो धीरे धीरे पॉपुलर भी हो गए। वहीं जब बात तमंचे और हथियारों की हो ही रही है और मुंगेर का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। बिहार के साउथ ईस्टर्न छोर पर बसा हुआ ये ऐतिहासिक शहर मुंगेर, यहाँ की तो मिट्टी से भी तोपें चलती हैं। आर्म्स सिटी मुंगेर। अब हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए बिहार के मुंगेर चलते हैं, जिसे देश दुनिया या तो बंदूकों के लिए जानती है या फिर बिहार योगा विद्यालय, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप और इंडियन टोबैको कंपनी के लिए। अगर आप यहाँ की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हथियारों से इस जिले का क्या कनेक्शन है। चलो हम आपके लिए काम थोड़ा आसान किए देते हैं, यहाँ के कुछ खास मोहल्लों के नाम बताकर जहाँ की हवा में बारूद खुला है, जैसे छुआ बाग, बेलन बाजार या तोपखाना चौक। छुआ वह लकड़ी है जिससे राइफल बनती है। बेलन का इस्तेमाल होता था बंदूकों में बारूद भरने के लिए, और तोप शब्द से तो आप वाकिफ होंगे ही, तोपखाना यानी तोप रखने की जगह। बिहार एंड ओडिशा गजेटियर में बताया गया है कि 19वीं सदी में पहले मुंगेर में आर्म्स की 5 दुकानें थीं। मेले में खिलौने से ज्यादा पिस्तौल बेची जाती थी। सिंगल बैरल की पिस्तौल 10 रुपए में तो डबल बैरल की पिस्तौल 20 रुपए में। आर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन बंगाल नाम की किताब से पता चलता है कि यहाँ सिंगल बैरल ब्रीच लोडर 30 रुपए और डबल बैरल ब्रीच लोडर 50 रुपए में मिलता था। यानी एक अच्छा कारीगर पिस्तौल बनाकर 50 रुपए तक ही कमा लेता था। यहाँ लोगों के घरों में आज भी आपको दीवारों पर बंदूकें टंगी मिल जाएंगी। ये अलग बात है कि बदलते समय के साथ अब इनका ठिकाना भी बदलने लगा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंगेर में सबसे बड़ी दुकान भूरी मिस्त्री की थी। वो डबल बैरल ब्रीच लोडर या चौक बोर्स जैसा पिस्तौल बनाने में माहिर था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि देश के इतने बड़े हिस्से को छोड़कर मुंगेर में ही क्यों हथियार बनाए जाते थे 263 ईयर्स अगो। इसकी वजह है यहाँ की मिट्टी, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, यानी बारूद बनाने के लिए एकदम बेस्ट। मुगल काल में बादशाह भी इसका इस्तेमाल करते थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड टटोलने पर पता चलता है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम अली मुंगेर की मिट्टी की खासियत को भांप गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी 1760 से 1763 तक मुर्शिदाबाद से यहाँ शिफ्ट कर ली, जहाँ मीर कासिम ने तोपखाना और बंदूक की फैक्ट्री का निर्माण करवाया। उन्होंने ही अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए पहला कट्टा बनाया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी सरकार थी जिसके पास अच्छे खासे हथियार थे जिनका मुकाबला करना तीर, तलवार और भालों के बस की बात तो नहीं थी। मीर कासिम ने हथियार बनाने का जिम्मा अपनी आर्मी जनरल गोरकिन खान को सौंपा था। गोरकिन खुद एक बड़े तोपची थे। वह अब के अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर से बंदूक बनाने वाले चुनिंदा कारीगरों को लेकर आया। बंदूक बनाने के लिए उन कारीगरों के वंशज अब भी शहर में रहते हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों के हुनर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, हमें बंदूक बारूद के अलावा कुछ नहीं आता। मुंगेर की मिट्टी की खासियत और हथियारों के ट्रेडिशनल धंधे को देखते हुए आजादी के बाद सरकार ने यहाँ की 37 फैक्ट्रियों को बंदूक बनाने का लाइसेंस दिया था। तब देश भर में ऐसी केवल 97 फैक्ट्रियां थी। 1962 में चीन युद्ध के समय यहाँ बनी 410 बोर की मसक्ट राइफल ने कमाल ही कर दिया था। इसे देख भारतीय फौज भी हैरान रह गई थी। शानदार, खूबसूरत और घातक।
फायरिंग रेंज भी तगड़ी। हालांकि अब यहाँ से कई उम्दा कारीगर कानपुर, मध्य प्रदेश के रेवा और पश्चिम बंगाल की ईशापुर गन फैक्ट्रियों में चले गए हैं। उन लोगों में ऐसा हुनर था कि उन्हें तुरंत नौकरी मिल गई। पहले यहाँ की फैक्ट्रियां शहर के अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई थी, लेकिन 1959 में सेफ्टी के पर्पस से सभी को एक एरिया में ही शिफ्ट कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक बताते हैं कि साल 2000 तक देश भर से लोग लाइसेंस के साथ बंदूक खरीदने आते थे। बाद में सरकारों ने लाइसेंस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। हाल ही में आए इन आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा आर्म्स लाइसेंस वाले राज्य की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम टॉप पर ही है, क्योंकि बिहार की लाइसेंस प्रोसेस अब पहले की तरह आसान नहीं रही है। इम्पैक्ट ऑन गन प्रोडक्शन। अब ऐसे में इसका असर बंदूक प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक पर भी पड़ा है। हथियारों का लाइसेंस जारी नहीं किए जाने की वजह से फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। पहले जहां इन बंदूक कारखानों में हजारों कारीगर और दूसरा स्टाफ काम करता था, वहां अब उनकी गिनती दर्जनों में रह गई है। यहाँ अब भी सिंगल और डबल बैरल की बंदूकें बनती हैं। यहाँ नई टेक्निक तक का भी इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि 2016 के बाद से यहाँ लेटेस्ट 5 शॉट पंप एक्शन गन जरूर बनने लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त भारत में लगभग 35 लाख से ज्यादा लाइसेंसी बंदूकें हैं। पहले हर दिन 2000 बंदूकें बनती थीं, लेकिन अब तो एक साल में भी 2000 बंदूकों का ऑर्डर नहीं आता। यहाँ के अलग अलग यूनिट को एक साल में कितनी बंदूकों का प्रोडक्शन करना है, इसका कोटा सरकार से मिलता है और इसी बेस पर ये लोग बंदूक बनाते हैं। इन सब के कारण प्रोडक्शन कम होता चला गया और कारीगर बेरोजगार। एक गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऑपरेटर की माने तो उन्हें एक साल में महज 216 बंदूक बनाने की परमिशन है। पहले जहां मशीनों की खटर पटर सुनाई पड़ती थी, वहां अब सन्नाटा है। कारीगरों के पास काम नहीं रहा तो इसका फायदा उठाया असामाजिक तत्वों ने। हथियार फिर बनने लगे, लेकिन इलीगल रूप से और सीक्रेट जगहों पर। ऐसे प्रोडक्शन 2 हिस्सों में बंट गया, लीगल और इलीगल। दोस्तों, आज का मुंगेर इलीगल हथियारों की असेंबलिंग और फिनिशिंग के लिए जाना जाता है। असलों के पार्ट गंगा नदी या दूसरे सोर्सेज के जरिए तस्करी करके यहाँ पर लाए जाते हैं और फिर पिस्टल से लेकर AK-47 तक तैयार कर उसकी सप्लाई की जाती है। मुंगेर देखते ही देखते अवैध हथियारों का बड़ा बाजार बन गया है। कहा जाता है कि इन अवैध हथियारों का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। देश भर के अपराधी सस्ते हथियारों के लिए मुंगेर के तस्करों से कांटेक्ट करते हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब ऐसा कोई राज्य नहीं जहां की पुलिस हथियार तस्करों की तलाश में यहां ना आई हो। अब तो आतंक की दुनिया भी मुंगेर का नाम लेती है। खैर, इसके पीछे भी कई किस्से हैं। मुंगेर गन बिजनेस इन इंडिया। दोस्तों, बात मई 2014 की है, जब पंजाब के पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी सियालदह एक्सप्रेस ने सीटी बजाई थी कि कुछ लोगों ने गार्ड के कान पर जाकर कुछ कहा और गार्ड ने तुरंत लाल झंडी दिखाई और हरकत कर रही ट्रेन शांत हो गई। सादे कपड़ों में वे लोग असल में पुलिस वाले थे। उन्हें किसी की तलाश थी और कोइंसिडेंस से 2-3 डिब्बों में झांकने के बाद ही उनकी तलाश पूरी हो गई। दरअसल उनके पास एक युवक की तस्वीर थी और जब उनके सामने वो खड़ा था, पुलिस कर्मियों ने उसे खींचकर बोगी से उतार लिया। उसके सामान की तलाशी ली गई तो 2 लोडेड अमेरिकन पिस्टल और 40 गोलियां मिली थी। पूछताछ में उसने अपना नाम बताया, रवीस उल इस्लाम। वह कश्मीर में फैला रहे हिजबुल मुजाहिदीन का हथियारों का सौदागर था। रवीस के भाई आबिद और जुबैद भी इसी धंधे में थे, जो दोनों पकड़े जा चुके हैं और अब पुलवामा जेल में हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि सालों से हथियारों की खेप बिहार के मुंगेर जिले से ही हिजबुल के पास पहुंच रही है और इस काम में बरखा और उसके आसपास के गांवों के कुछ लोग उसका साथ दे रहे हैं। जहां हथियारों का जखीरा है, रॉकेट लॉन्चर से लेकर AK-47 और AK-56 तक जो चाहिए वो सब मिलेगा। मामला काफी सेंसिटिव था, इसलिए होम मिनिस्ट्री ने इस केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया था। लेकिन असल खेल तो इसके बाद शुरू होता है। एक के बाद एक बिहार पुलिस के साथ एजेंसी के ऑफिसर्स की कई बैठकें हुई, जिसमें डिसाइड किया गया कि हथियारों के सौदागरों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसके अगले ही महीने जून में दिल्ली से 50 हथियार बरामद हुए। इनमें AK-47 भी थी। सभी मुंगेर मेड। AK-47 की बनावट देखकर एक पल के लिए जांच एजेंसियां भी चौंक गई। दरअसल सभी हथियार उस क्वालिटी के थे जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाले हथियारों को सिर्फ तीनों भारतीय सेनाओं को ही भेजा जाता है, जिस पर सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है। अब ऐसे में इतनी बेहतर क्वालिटी के हथियार मुंगेर में बनाना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता था और उनका शक सही भी था।
गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एनआईए और बिहार पुलिस को सारी कहानी समझ में आई कि हथियारों के अवैध धंधे से सेना से रिटायर्ड आर्मरर पुरुषोत्तम रजक भी जुड़ा है। फौज से रिटायर होने के बाद उसे जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वो वहीं से असॉल्ट राइफल्स की तस्करी करता था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम जबलपुर फैक्ट्री पहुंचती है और यहां पता चला कि गोदाम में रखे 125 AK-47 के पार्ट्स गायब हैं। अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स के पुर्जों का रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं रखा जाता। रजक इसका फायदा उठाकर मुंगेर तक हथियार भेज रहा था। वो इस धंधे में 2003 से था और मुंगेर के कैरियर उसके भेजे हथियारों की तस्वीर दिखाकर आगे माल सप्लाई करते थे। पुरुषोत्तम रजक ने जबलपुर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की ईशापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी यही कांड किया था। दरअसल सेना से VRS लेने के बाद वह पहले ईशापुर गया और वहां से हथियारों के कई पुर्जे उखाड़कर मुंगेर में बेचे। जैसी पार्टी होती वैसी कीमत, लेकिन 8 लाख रुपए से कम में सौदा नहीं होता। एक के बाद एक ऐसे ही केस सामने आने लगे जिसमें मुंगेर का जिक्र जरूर होता। एक समय तो ऐसा भी आया कि जब देश में कहीं भी इलीगल वेपन्स पकड़े जाते थे तो वह मेड इन मुंगेर ही होते थे। इंटेलिजेंस से जुड़े ऑफिसर्स बताते हैं कि देश की शायद ही कोई खुफिया और जांच एजेंसी ऐसी है जो बिहार ना आई हो। एनआईए के लिए तो ये खास मिशन वाला शहर ही बन गया है। उनके लिए यहाँ छापेमारी रोज की बात है। आर्म्स ट्रेड इन मुंगेर। देखिए, मुंगेर में केवल हथियार ही नहीं बनते बल्कि धंधे के गुर भी सिखाए जाते हैं। बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि हथियारों को ढोना कैसे है। इस काम में ज्यादातर गरीब तबके के लोगों का इस्तेमाल होता है क्योंकि वह आसानी से पैसों के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हथियारों की सप्लाई ट्रेनों के जर्नल डिपो से की जाती है और इस बीच कैरियर्स को कहीं भी उतरने की परमिशन नहीं होती। जबलपुर से आ रहे हथियारों को जमालपुर उतारा जाता है या सीधे मुंगेर के आउटर सिग्नल पर। वहां दूसरा कैरियर पहले से रहता था जो हथियारों को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता। यहां से फिर झारखंड, आंध्र प्रदेश के माओवादियों से लेकर NCR के अपराधियों तक हथियारों की सप्लाई की जाती। अगर पुलिस की चेकिंग कड़ी होती तो नदियों के रास्ते हथियार ले जाए जाते। इन सब के लिए यूजुअली महिलाएं कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग ऐसे लोगों को कैरियर बनाते हैं जिन पर कोई शक ना करे। जैसे पकड़ा गया एक आरोपी मंदिर का पुजारी है। वह दिन में लोगों के हाथ देखता है, ग्रह नक्षत्र बताता है और रात में क्लाइंट तक हथियार पहुंचाता है। यानी पुलिस की मूवमेंट के हिसाब से कैरियर हथियारों को ढोने का तरीका बदलते रहते हैं। 2020 में गाजियाबाद से 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इन्होंने टेप की मदद से हथियारों को अपनी बॉडी पर चिपका रखा था, वो भी इस तरीके से कि एक बार के लिए तो देखकर अंदाजा लगाना ही मुश्किल था कि इनके शरीर पर कुछ बंधा हुआ है भी या नहीं। मुंगेर से लाए गए ये हथियार आगे कुछ सफेद पोश लोगों तक पहुंचने थे। इसी तरह मुंगेर जिले के ही जमालपुर स्टेशन पर 3 AK-47 के साथ एक अधेड़ शख्स को पुलिस ने धर दबोचा था। उसने एक पुराने झोले में हथियार रखे थे। इनकी सप्लाई बिहार के किसी आपराधिक गिरोह तक होनी थी। एनआईए के एक अफसर ने बताया कि मुंगेर के हथियारों के सौदागर कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हैं। यहाँ के हथियारों की सप्लाई पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के आतंकी संगठनों तक भी हो रही है। अभी इंटरनेशनल लेवल के कुछ सौदागर गिरफ्तार हुए हैं। मुंगेर के कई गाँवों में हथियारों का धंधा कॉटेज इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। हालांकि पुलिस की सख्ती और सिक्योरिटी एजेंसीज की लगातार छापेमारी से इतना जरूर हुआ है कि अवैध हथियार बनाने वाले अपना ठिकाना बदलने लगे हैं। अब वे वहीं चले जाते हैं जहां हथियारों की मांग होती है। पहले जहां मुंगेर, मध्य प्रदेश के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, भिंड, मुरैना, चंबल में गन फैक्ट्री मिलती थी, अब तस्कर मेरठ, अलीगढ़, एटा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर को अवैध असलहों का अड्डा बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हाल ही में एक के बाद एक हथियारों की 3 अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। यहां काम करने वाले कारीगर मुंगेर के थे। उनसे पता चला कि चुनावी सीजन आते ही उन लोगों को हथियारों का ठेका मिला था। मोतिहारी, बेतिया, शिवहर और सीतामढ़ी से भी हथियारों की डिमांड आई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों कि पूरे देश में मिलने वाले अवैध हथियारों में से लगभग आधे उत्तर प्रदेश से ही जब्त किए गए थे। 2020 में ये आंकड़ा 50% था। वहीं एंटी नेशनल एलिमेंट से जो अवैध हथियार पकड़े गए उनमें से पूरे देश में 68% अकेले उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। यानी कुल 4,988 अवैध असलहों में से 3,300
996 अकेले उत्तर प्रदेश से ही मिले। हालांकि शासन और प्रशासन इस अवैध धंधे को रोकने के लिए जी जान लगा रहा है। दरअसल बीते दिनों गन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शूटिंग यानी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली एयर पिस्टल और एयर राइफल बनाने का प्रपोजल दिया है, ताकि कारीगरों को काम मिल सके और इस वेपन इंडस्ट्री को मंदी से उबारा जा सके। एसोसिएशन का मानना है कि विदेशों से आने वाले स्पोर्ट्स शूटिंग राइफल या दूसरे स्पोर्ट वेपन्स काफी महंगे होते हैं। यहाँ के कारीगर अगर उसे बनाते हैं तो वे सस्ते होंगे। इससे भी बड़ी बात यह होगी कि वे घातक इलीगल वेपन्स का कंस्ट्रक्शन छोड़ देंगे और अपने हुनर का बेहतर यूज कर सकेंगे। ये गजब का प्रपोजल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी संदीप शर्मा ने बीजेपी एमएलए प्रणव कुमार को सौंपा है। उन्होंने अपने प्रपोजल में कहा है कि जब ये कारीगर डिफेंस सेक्टर से जुड़े बड़े बड़े हथियार बना सकते हैं तो छोटे छोटे पार्ट और पुर्जे बनाना तो इन सबके बाएं हाथ का खेल है। अगर इस बारे में दोस्तों गौर से सोचा जाए तो इससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा और मुंगेर के चेहरे से दाग भी हट जाएगा। हालांकि यहाँ सिंगल और डबल बैरल वाली बंदूक के अलावा पाइप गन का प्रोडक्शन शुरू होने से यहाँ लोगों को कुछ राहत तो मिली है और इसके साथ काम भी। वैसे अभी ये शुरुआती दौर में ही है। यहाँ के कारीगर इतने हुनरमंद हैं कि वे इस सेक्टर से जुड़े किसी काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। कभी 36 बंदूक फैक्ट्रियां मुंगेर में लाइसेंसी हथियार बनाती थी, जिनमें से अब महज 10 ही काम कर रही हैं और वे भी काम न होने की वजह से बंद होने के कगार पर आ गई हैं। अगर ये यूनिटें भी बंद हो गईं, तो पेट पालने की मजबूरी में इनके कारीगर भी तस्करों के चंगुल में फंस जाएंगे और इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ भागेंगे, क्योंकि पीढ़ियों से वे लोग हथियार बनाकर ही अपना पेट पालते आए हैं। वहीं कई यूनिट्स ने भी सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर्स और पिस्टल जैसे छोटे अल्ट्रा मॉडर्न हथियार बनाने के लिए भारत सरकार से परमिशन मांगी है। होम मिनिस्ट्री से लाइसेंस मिलते ही प्रोडक्शन होगा, जिससे कारीगरों को फिर से रोजगार मिल सकेगा। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।